हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल। यूट्यूब के इंडियन हिस्ट्री शशांक चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम पे बात की थी। आज हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारे न केवल एकेडमिक लेवल बल्कि कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, वैसे तो इसके अनेकों फैक्ट मिलते हैं, अनेकों फैक्चुअल चीजें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, किंतु हम यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में ही बात करेंगे। अनेकों तथ्य आपको मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स में सभी मिल जाएंगे, किंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एकेडमिक लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ जो फैक्चुअल चीजों की बात करेंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार योजना, ठीक है, और हड़प्पा का जो इकोनॉमिक सिस्टम है और नगर नियोजन प्रणाली है, उन सब के बारे में बात की। आज हम फैक्ट पर ध्यान देंगे। देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के चरण। हालांकि मैंने आपको पहले क्लास में इसके चरण वगैरह के बारे में बताया है कि हड़प्पा सभ्यता 3 चरणों में दिखाई देती है। प्रोटो हड़प्पन, प्रारंभिक हड़प्पा का जो चरण है, स्टार्टिंग का जो पीरियड है प्राक हड़प्पा का, जो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व का रहा है। ठीक है, हड़प्पा का जो मैच्योर फेज है, ठीक है, परिपक्व हड़प्पाई चरण है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। मतलब इस कंडीशन में बड़े लेवल पे इंटरनल और मतलब इंटरनेशनल लेवल में काफी अच्छा बिजनेस डेवलप था, काफी अच्छी ग्रोथिंग थी। तो उस बेस से क्या है कि इसका कालखंड 2600 से 1900 ईसा पूर्व रखा है। ठीक है, और अंत में हड़प्पा का जो पतनशील अवस्था का कालखंड है, उत्तर हड़प्पा जिसे बोलते हैं, वो 1900 से 1300 ईसा पूर्व का कालखंड रहा है। इस ड्यूरेशन में ऋग्वैदिक सभ्यता आ गई थी या पनप गई थी, कह सकते हैं कि वैदिक आर्य आ चुके थे। अब हम बात करते हैं हड़प्पा का काल निर्धारण संबंधित। देखो, हड़प्पा के काल निर्धारण संबंधित अनेकों आर्कियोलॉजिस्ट विद्वानों में विभिन्न प्रकार के मतभेद है, विभिन्न इतिहासकारों में विभिन्न मतभेद है, किंतु जो महत्वपूर्ण है हम उसी की बात करेंगे जो एकेडमिक लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो देखो, हड़प्पा का जो सर्वमान्य काल निर्धारण है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। जो मैच्योर फेज है उसके बारे में एनसीईआरटी बता रही है। दूसरा, रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अकॉर्डिंग 2350 से 1750 इसका कालखंड है। ठीक है, और इसके अलावा अनेकों विद्वानों ने, सर जॉन मार्शल है, ठीक है, सर मार्टिमर व्हीलर है, अनेकों विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसका काल निर्धारण बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति के निर्माता की बात करते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता की, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति है, उत्पत्ति के पीछे किन प्रजातियों का, किन जातियों का वो रहा है, योगदान रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर राजबलीय पांडेय ने इन्हें आर्य बताया है। ठीक है, प्राक आर्य बताया हड़प्पा वासियों को ही। और सर गार्डन चाइल्ड ने इन्हें सुमेरियन सभ्यता से बताया है कि हड़प्पा वासी सुमेरियन थे। और वेदों में या ऋग्वेद में हमें इनके बारे में पणी नाम से जानकारी मिलती है। पणी यानी व्यापारी। जैसा कि हमें पता है कि इसके मैच्योर फेज में हम काफी अच्छा बिजनेस प्रोसेस देखते हैं, तो वेदों में या ऋग्वेद के संदर्भ में हमें पणी और व्यापारी के बारे में सूचना मिलती है, जो हड़प्पा वासियों के संदर्भ में है। दूसरा, जो जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, वे विद्वान पुरातात्विद रखालदास बनर्जी, इन्होंने द्रविड़ सभ्यता से हड़प्पा की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, साउथ इंडिया द्रविड़ सभ्यता से। और 5वें हैं सर मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने ऋग्वेद में हम दास दस्यु के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मार्टिमर व्हीलर ने इन्हें दास दस्यु बताया है, जो आर्यों के दास दस्यु है, जो चपटी नाक वाले हैं, छोटे कद के हैं, ठीक है, श्याम वर्ण के हैं। इस प्रकार से हमें कई विशेषताएं मिलती है ऋग्वेद के अंदर। अब अपन बात करते हैं हड़प्पा के खोज से रिलेटेड बात करते हैं। तो देखो, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से हड़प्पा की खोज की है और काफी परिश्रम और योगदान रहा है उन लोगों का। आप लोगों को पता है कि सर्वप्रथम 1826 में इस सभ्यता का पता चार्ल्स मेसन ने लगाया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जनरली आप लोग सभी जानते हो कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, मोहनजोदड़ो की 1922 में रखालदास बनर्जी ने की,
1931 में चन्हू-दड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने की। चन्हू-दड़ो आपने नाम सुना होगा, सिंध के अंदर यह एक हड़प्पाई बस्ती है। यहाँ पर हमें लोमड़ी की कहानी के चित्र मिलते हैं। ठीक है, एक तेज लोमड़ी है तो उसकी कहानी के चित्र के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, ये मनके बनाने का कारखाना रहा है। 1953 के अंदर बीबी लाल और बीके थापर ने हनुमानगढ़ के कालीबंगा शहर की खोज की थी। रोपड़ पंजाब, कालीबंगा में हमें आप लोगों को पता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो प्रातः हड़प्पाई चरण के हैं, और दूसरा इसे काले रंग की चूड़ियां भी कहा जाता है। ठीक है, रोपड़ पंजाब का जो एरिया है जो जिसकी खोज 1953 से 56 तक यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। लोथल जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे हैं, जहां ड्यूक यॉर्ड आपने को मिला है, गोदीपाड़ा का साक्ष्य मिला है, इसकी खोज 1955 से 1962 तक प्रोफेसर रंगनाथ राव के अनुसार की गई थी, रंगनाथ राव ने की थी। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ के अंदर यह एक पुरातात्विक साइट है, और यह साइट न केवल हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी है बल्कि कैल्कोलिथिक एज से भी जुड़ी है। ताम्रपाषाणिक स्थल है, धातु युग का है। ठीक है, तो 1958 में भी आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, जो हड़प्पा का सुदूर पूर्वी छोर है। हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण स्थल बनावली की खोज 1974 में रविंद्रनाथ बिष्ट ने की थी, यानी RS बिष्ट ने की थी। बनावली में भी कालीबंगा के माफिक यहाँ भी हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जो प्रातः हड़प्पाई चरण के हैं। और 1990 से 91 में रविंद्रनाथ बिष्ट ने यानी RS बिष्ट ने धोलावीरा की खोज की थी। तो इस प्रकार इनका काल निर्धारण, इनका खोज है जो सामान्यतः इस प्रकार से है। जैसा कि आपको पता होगा, हमने सामान्य चर्चा की थी कि हड़प्पा सभ्यता कितनी विशालतम है। तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है जो 12,99,600 वर्ग किमी है। इन्हीं प्रोफेसर रंगनाथ राव ने बताया हमें कि हड़प्पा पश्चिम से पूर्व की ओर 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर विस्तृत है। ठीक है, और इसका जो उत्तरतम छोर है एकदम उत्तर में है, मांडा कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में सुदूर सुतका गेंडोर जो बंदरगाह नगर था जहां से फारस और इधर मेसोपोटामिया, इधर से क्या है कि समुद्री मार्गों नावों द्वारा व्यापार किया जाता था। और अपने पूर्व में आ गया आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश परिक्रमा नगरी। तो इस प्रकार हड़प्पा क्षेत्रफल का काफी विस्तार है। प्रारंभिक स्तर पर इसे केवल सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया, जबकि इसके 1000 से अधिक स्थल प्रकाश में आने से और इसके पहली खोज के आधार पर ही इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। ठीक है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहना अधिक तर्क संगत है, बजाय हम सिंधु घाटी या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं उसकी जगह हड़प्पन सिविलाइजेशन काफी अच्छा है वर्ड। ठीक है, और सर्वमान्य मत भी यही है। तो इस प्रकार से हड़प्पा का काल निर्धारण था। और हमने कल बात की थी अर्थव्यवस्था की, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार नवपाषाण काल स्तर की जो बस्तियां हैं वो आपसी संपर्क बढ़ाते और एकाएक क्या है कि व्यापार में संलग्न हो जाती है, आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देते हुए धातु युग में प्रवेश करती है, जिसे हम कैल्कोलिथिक युग या ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं। और धीरे धीरे ये लोग क्या है कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देते हुए बार्टर सिस्टम को अपनाते हैं, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पे, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करते हैं व्यापारिक दृष्टि से, और धीरे धीरे शहरी युग में एंटर करते हैं। तो मित्रों, हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीकरण सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता थी, फर्स्ट अर्बनिज्म सिविलाइजेशन थी, और हड़प्पा मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफी है। हमने हड़प्पा के कुछ फैक्चुअल चीजों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कल हम हड़प्पा के पतनशील अवस्था या हड़प्पा सभ्यता के शहरी चरणों की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आपको ये सारी चीजें और इनसे भी उम्दा तरीके से मैंने पीडीएफ में लिख रखा है, पीडीएफ में नोट कर रखा है। ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। और मेरा ब्लॉग चैनल है
अतीत और इतिहास, उसके माध्यम से आपको ये सारा वीडियो मटेरियल और रिटर्न मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। तो आप चिंता ले मत, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो और कोई कमी है तो मुझे बता दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।